नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता पांडे, सहायक आचार्य ललित कला संस्थान बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से। आज का मेरा विषय है कला, अर्थ, परिभाषा और प्रकार। कला का शाब्दिक अर्थ है जो सुंदर यानी जो आनंद प्रदान करती हो अथवा जिसके द्वारा सुंदरता आती हो, वही कला है। वात्सायन द्वारा रचित कामसूत्र में भी वर्णित है कि रूप भेद प्रमाणिनी भाव लावण योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। इस श्लोक से चित्र के 6 भागों को स्पष्ट किया गया, जिसमें रूप भेद प्रमाण भाव लावण योजनम सादृश्य व वर्णिका भंग के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। कला सुंदरता की अभिव्यक्ति है और समृद्धि का परिचायक है। ऐसा माना जाता है कि जिस देश की कला जितनी प्राचीन समृद्ध हो, उसे उतना ही गौरव प्रदान किया जाता है। कला केवल उल्लास, हर्ष और आनंद का विषय नहीं है, बल्कि समाज में परिवर्तन लाने के कार्य को भी कला के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। इससे कला के द्वारा हम हमेशा से ही नवीन जागृति को प्रचारित प्रसारित करने का प्रयास करते रहते हैं। कला की विशेषताएं। कला एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन सहज और सरल ढंग से लाते हैं। हम अपनी आवश्यकता की किसी भी चीज़ को जब सुंदरता प्रदान करते हैं तो अपने आप कला का उदय होता है और उसी के साथ विकास का क्रम जुड़ता जाता है। कला एक तकनीक है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि जब भी हम अपने आवश्यकताओं की चीज़ों पे उसको और खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो एक तकनीक के साथ डेवलप होती रहती है, जिसके बहुत सारे उदाहरण आपको लोक कला के टूल्स में दिखते रहेंगे। कला एक प्रकार का शिल्प है। कला एक प्रकार का कौशल है। कला एक अनुकृति है। कला एक कल्पना है। कला एक ज्ञान के रूप में है। कला एक अभिव्यक्ति है। कला एक प्रकार का खेल क्रीड़ा भी है। जीवन में जब भी हम पहला कदम आगे बढ़ाते हैं और हमारा परिचय सबसे पहले बाल्यावस्था में रंगों के द्वारा ही होता है, और रंगों से ही हम चीज़ों को अलग अलग रंग से, आकार से, अलग अलग पैमानों में हम पहचानने की कोशिश करते हैं। किसी भी छोटे बालक को जब हम समझाते हैं तो वो चीज़ों का वर्गीकरण रंगों और आकार को देखकर ही करता है। कला से हम अपनी अभिव्यक्ति को दूसरे तक पहुंचाने का साधन भी बनाते हैं, जो सबसे सुंदर और सरल ढंग से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है। जैसा कि हम अपने जीवन के हर पड़ाव में देखते जाएं तो कला एक माध्यम है जिससे आप अपनी बातों को दूसरे के सामने स्पष्ट ढंग से रख सकते हैं। फिर चाहे वो कला का कोई भी माध्यम हो, वो काव्य हो सकता है, वो संगीत हो सकता है, वो डांस हो सकता है, रंगमंच हो सकता है, चित्रकला का भी इस रोल होता है जो हम अपनी भावनाओं को दूसरे तक प्रेषित कर सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि कला एक खेल है, तो मनोरंजन के लिए, ज्ञान वृद्धि के लिए भी सबसे बहुत ही सरल सहज ढंग का जो साधन है वो कला है। इससे हमें अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति तो होती ही है, उसके साथ ही साथ हमें वैज्ञानिक ढंग से चीज़ों को समझने के लिए, परखने के लिए भी कला की बहुत ही आवश्यकता होती है। कला की परिभाषा। भारतीय दृष्टिकोण में कला की परिभाषा को वैसे तो बहुत से लोगों ने अपने अपने अनुसार वर्णित किया है, लेकिन कुछ परिभाषा है जिसका हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग कला आत्मा की ईश्वरी संगीत है। यहाँ पे तात्पर्य ये है कि कला एक ऐसा गुण है जो हम सभी के भीतर होता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते हैं और उसे कभी कभी डेवलप नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं इसे नैसर्गिक गुण भी माना जाता है। और इस माध्यम से हम अपने आप को आनंद की प्राप्ति के साथ साथ समाज में भी कई सारे परिवर्तन को करने की क्षमता रखने वाली कला ही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जैसा कि कहा है कि कला में मनुष्य स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है, यानी कि खुद को किसी के सामने प्रकट करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम कला है। चाहे फिर वो आप कविता के द्वारा हो, कहानी के द्वारा हो, किसी गायन वादन या फिर चित्रकला, मूर्ति कला, ये अपने आप को अभिव्यक्ति देने का एक रूप है।
जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भावबोध के लिए मिलता है वो कला है। भोला शंकर तिवारी जी ने कहा है कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो ये हम देख रहे हैं कुछ परिभाषाएं जो हमारे भारतीय कलाविदों ने दी है। इसी के साथ साथ कुछ जो दृष्टिकोण है वो पाश्चात्य के भी हैं, जिसमें रस्किन ने कहा है कि कला ईश्वरी कृति के प्रति मानव में के आह्लाद की व्यक्ति है। यानी कि कई बार होता है कि हम लोग जो प्रकृति से प्रदत्त चीज़ें हैं उनकी अनुकृतियों को बना के ही हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। जैसे कि दृश्य चित्र है, इसके साथ साथ अगर हम कॉम्पोजिशन बनाते हैं उसमें हम मानवीय संवेदनाओं को भी डालते हैं, जैसे शांत रस, श्रृंगार रस, करुणा, इनका परिचय देते हैं हम अपने संयोजन में। तो ये भी प्रकृति द्वारा मनुष्य को जो प्राप्त है रस, उसका अंकन किया जा रहा है। वो किसके द्वारा संभव है? वो कला के द्वारा संभव है। क्रोच ने कहा है कि कला वही है जैसा हम उसे जानते हैं। हाँ, तो इनका कहने का तात्पर्य ये है कि कला में हर वो विधि समाहित है जिसे हम जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और उसकी जब भी हम अनुकृति तैयार करने की कोशिश करते हैं तो वो कला में स्वतः ही शामिल हो जाती है। जैसे कि अगर हम किसी नदी के पास बैठे हों तो उसकी कलकलाहट की जो आवाज़ आती है, कभी कभी म्यूज़िक के आप किसी पार्ट में उसको भी देखते हैं, या किसी जंगल में किसी छोटे छोटे कीट की आवाज़ आती है तो हम उसका भी यूज़ म्यूज़िक के किसी पार्ट में कर लेते हैं, तो वो म्यूज़िकली बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। तो कला में भी क्योंकि अभी हम लोग प्रथम अध्याय में हैं तो कला के सभी वर्ग की बात करेंगे, इसलिए चित्रकला के साथ साथ म्यूज़िक और थिएटर, इन सब चीज़ों को भी समझना बहुत आवश्यक है। प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। प्लेटो ने ये बहुत ही पावरफुल ढंग से बात रखी अपनी कि कला सत्य की अनुकृति है, कि जो भी चीज़ें हम कई बार प्रकृति में देखते हैं या स्वयं महसूस करते हैं और उसकी अनुकृति तैयार करते हैं तो वो कला कहलाती है। कला के प्रकार। कला को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक भाग है दृश्य कला और दूसरा भाग है प्रदर्शनी कला। दृश्य कला में हम उन कलाओं को दिखाते हैं जिनका हम अवलोकन कर सकते हैं, जिसमें आता है चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला। प्रदर्शन कला में वो है जिनका हम डिस्प्ले करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, जैसे कि काव्य कला और संगीत। संगीत में जैसा कि काव्य की अगर हम पहले बात करें तो काव्य में आपका नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, कविताएं हैं, इन सभी का समावेश होता है। संगीत में हम गायन, वादन, डांस, नृत्य कला, इन सभी का समावेश करते हैं। रंगमंच, जिसमें हम अब अभिनय के द्वारा अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये कला के प्रकार हैं जिनके दो भाग हैं, और मुख्यतः किन किन भागों में बांटा गया है ये आपसे डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कला और अन्य विषयों से इसके संबंध के बारे में। वैसे तो कला हर विषय से अपना बहुत ही गहरा संबंध रखती है। अगर हम बात करें कला में समाज का क्या, कला के साथ समाज का क्या रोल है, तो ये आप देखेंगे कि समाज के साथ कला कितनी हद तक जुड़ी हुई है। जब कला का विकास यात्रा ही हम देखते हैं तो मानव की विकास यात्रा के सतत ही ये चलती हुई हमें दिखाई देती है। तो समाज के साथ तो कला बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, उसकी जड़ें बहुत अंदर तक हैं, और कई बार कलाकार सिर्फ अपनी अभिव्यक्ति ही नहीं करता है बल्कि समाज में होने वाली घटनाओं को भी वो अपनी कला के माध्यम से प्रदर्शित करके लोगों में जागरूकता लाने का काम करता है। या फिर जो भी चीज़ें कलाकार को इफ़ेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं, उसको कलाकार अपनी कृति द्वारा लोगों तक बताता है, उसे ले जाने की कोशिश करता है, फिर चाहे वो किसी भी मीडियम में हो, आप कहानी के माध्यम से बताएं, सिनेमा के माध्यम से बताएं, या अपनी पेंटिंग के माध्यम से बताएं। इसी के साथ मनोविज्ञान भी बहुत ही गहरा संबंध है मनोविज्ञान का भी कला के साथ। इसके साथ जबकि हम जब भी कोई रंग का प्रयोग करते हैं या किसी भी सिनेमा में अगर हम बैकग्राउंड का यूज़ करते हैं, हमें पता होता है कि इसका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या आएगा,
और ये सिर्फ उपयोग के लिए नहीं, कई बार इसका चिकित्सक रूप में भी, इलाज के लिए भी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम बात करते हैं कला और भाषा। तो भाषा विज्ञान और कला का कैसे संबंध है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि काव्य, संगीत, लेखन कार्य, ये सभी कुछ चित्रकला के माध्यम से हम उसको और डेवलप करते हैं और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। भाषा स्वयं एक कला है और भाषा का वर्णन किसी प्राकृतिक दृश्य को चित्र द्वारा सहयोगी रंगों में अभिव्यक्त किया जा सकता है। कला एक ऐसी सार्वभौमिक भाषा है जिसके माध्यम से बालक रंगों, आकारों की मदद से स्वयं को आसानी से कुशलतापूर्वक अभिव्यक्त कर पाता है। अब हम बात करें कला और गणित की, तो आप सब समक्ष आपको ये ज्ञात है कि हम आरंभ से ही गणित में रेखा का जो हम जिक्र करते हैं, कितनी बड़ी, कितनी छोटी, कैसी होनी चाहिए, ये गणित से भी जुड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ जो ज्यामिति कला है, गणित का ही एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके थ्रू आप डिज़ाइन के जब डेवलपमेंट में लगते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गणित का यूज़ करना पड़ता है। और गणित के साथ ही बढ़ते हुए ज्यामिति आकार को, हम अलग अलग आकार को बनाते हैं और उसको प्रमाणित करते हैं। इसी के साथ कला और इतिहास, ऐतिहासिक जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, वो है कला। जब हम मानव विकास की बात करते हैं तो प्रागैतिहासिक चित्र अपने आप में बहुत बड़े साक्ष्य हो जाते हैं इतिहास को जानने के लिए। जब हम गुफा चित्रों को देखते हैं तो हम आदि मानव के जीवन शैली को, उनके परिवर्तन को, उनके जीवन में होने वाले घटनाक्रम को हम इसी चित्र के माध्यम से जानते हैं। इसी के साथ साथ जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें नगर सभ्यता का, सिक्कों के थ्रू और भी मूर्तियों के थ्रू हमें जो वास्तुकला है उसके ज़रिए हमें पता चलता है कि किस तरह से हमारा इतिहास, मानव इतिहास कैसे कैसे डेवलप हुआ और विकास के क्रम में आगे बढ़ा। इसी के बाद है हमारा एक और विषय जिसमें कला और विज्ञान। विज्ञान की सभी शाखाओं में चित्र और आकृति बनाने का काम आता रहता है, जिसमें फूल पत्ती की बनावट वनस्पति विज्ञान का विषय है, जो कि कला का ही भाग है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे विज्ञान में पार्ट हैं जिनका पहले रेखांकन किया जाता है स्टडी के लिए, समझने के लिए, और उसके बाद हम प्रायोगिक रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। रसायन विज्ञान की सहायता में भी रंगों का पूर्ण ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। कला और भूगोल, किसी भी भौगोलिक दृष्टिकोण के लिए पहले हम एक जो सहज सिंपल सा लेते हैं, पहला दर्शन करते हैं, वो एक मैप के थ्रू ही हम अपने देश का, भारतवर्ष का या विश्व का मैप देखते हैं और उसको हम समझ पाते हैं कि किस तरह से भौगोलिक संरचना हमारी पृथ्वी की है। तो ये भी कला का ही पार्ट है। इसमें भी बहुत सारी स्टडी के बाद जो कलाकार होते हैं वो बिल्कुल नाप तौल करके किस तरह से मानचित्र का निर्माण करते हैं, ये भी कला का ही एक विषय है। इसके साथ साथ बहुत सारे मॉडल, मानचित्र आदि बनाने के लिए कला का प्रयोग किया जाता है। पर्वतमालाओं में, बहते जल की अविरल धाराओं में, सागर की लहरों में, विषय में चित्रकला अपने आप परिपूर्ण है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं तो कला और शिल्प। कला और शिल्प अपने आप में सहसंबंधित हैं, क्योंकि हस्त कौशल, वस्तुओं को इस्तेमाल, रेखा चित्र आदि के साथ साथ बच्चों की रचना शक्ति व कल्पना शक्ति के विकास में सहायक होते हैं। इसी तरह से क्योंकि शिल्प कला समाहित है खुद ही कला के अंग में, तो ये अपने आप में एक अलग विषय ले लेते हैं और इसके साथ अंतर संबंध जुड़ते जाते हैं। कला और समाज की बात करें तो समाज शास्त्र में कार्टून चित्रों का बड़ा ही प्रचलन है। ये कार्टून चित्र किसी विचार अथवा स्थिति को बड़े ही सरल और विनोदपूर्ण ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। समाज में होने वाली बहुत सी घटनाओं का अंकन चित्रों के माध्यम से प्रतिदिन होता रहता है
या कभी कभी हास्य परिहास के रूप में अगर हम कहें तो व्यंग्य चित्रों में भी हम किसी बड़ी घटना पे कटाक्ष करते हैं। इसके साथ साथ समाज में होने वाली बहुत सी ऐसी घटनाएं जिस पे कलाकार का ध्यान जाता है, वो ज़रूर उसे अपनी कला का हिस्सा बनाता है। कला और जीवन। सत्य ही जीवन का सुख है और सत्य ही कला की खोज है। कला का जीवन से अतुलनीय संबंध है। जीवन जीने का नाम ही कला है। तो जब हम जीवन की बात करते हैं तो बहुत से दर्शन जो हैं वो कला से होकर के ही गुजरते हैं। कला हमारे दर्शन जीवन को सरल, सहज और सरस ढंग से जीने का एक आसान तरीका बताता है। जब आप कला को अपने जीवन में सम्माहित करते हैं तो अपने आप सब कुछ सुंदर और सहज हो जाता है। प्रकृति चित्रकार की प्रेयसी होती है, जिसकी गोद में वह हरदम छिपी रहती है। वह प्रकृति में जीवन का सुख और सत्य खोजता है। जीवन में वे सभी कार्य जिसमें आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है, कला के क्षेत्र से आते हैं। अब कला के हम विषयों से अंतर संबंध के बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कला की पद्धतियाँ। तो किन किन पद्धतियों से हम कला को कर सकते हैं। वैसे तो जब हम बात करें तो कला की बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं कुछ का डिस्कस करूँगी आपके साथ। भित्ति चित्र अर्थात जो भी हम काम दीवारों पे या करते हैं, भूतल भी हो सकता है और सेलिंग भी हो सकता है। ये सभी दीवारों पे किए जाने वाला काम है। तो भित्ति चित्र में आपका बहुत सारी विधियां हैं जो भारत के साथ साथ विदेशों में भी बहुत प्रचलित हैं, लेकिन कुछ मैं आपको नाम बता देती हूँ। जैसे अगर भूतल पे किया गया कार्य तो रंगोली मांडना, ये सब जो विधि है वो बहुत ही प्रसिद्ध है और प्रचलित है। देश विदेश में इसका अंकन किया जाता है। और भित्ति चित्र में ब्रूनो सेको फ्रेस्को पद्धति से किए जाने वाले कार्य हैं, जिसमें आप अजंता और जोगीमारा केव्स, सिंगेरिया केव्स, इसमें आप इनके उदाहरण देख सकते हैं। इसके साथ ही पेस्टल चित्र है, जिसमें पेस्टल को माध्यम बना करके काम किया जाता है। पेस्टल भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो ड्राई पेस्टल और एक ऑयल पेस्टल। तो ये दो पद्धतियां हैं जिससे हम कार्य करते हैं। टेम्परा चित्रण है, वॉश तकनीक है, कोलाज, पेपर मैस, छापा कला, मोम चित्रण, बाटिक कला, पट चित्र, लेखन कला, जल रंग, तैल रंग, एक्रेलिक, मिक्स मीडिया, बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी पद्धतियां हैं जिस पे चलते हुए हम कला का कार्य कर रहे हैं। और आज की डेट में ये सभी जो नाम मैंने आपको बताए हैं वो काफ़ी प्रचलित माध्यम है कला को करने का। हम कला का जिक्र जब करते हैं कि हम आज की जनरेशन जो है वो किन पद्धतियों को ज़्यादा अपनाना इजी समझती है, तो इस समय एक्रेलिक का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके साथ साथ जल रंग, ऑयल कलर, इनका भी प्रचलन काफ़ी है। लेकिन कुछ जो टिपिकल चित्रण हैं जिनको करने के लिए आज के युवा आगे नहीं आ रहे हैं, वो बहुत सारी हमारे ऐसे लोक कलाएँ हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं पट चित्र या बाटिक कला, इसको करने के लिए बहुत कम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रचलित में आपका एक्रेलिक और तैल जल रंग काफ़ी ज़्यादा आजकल यूज़ किया जा रहा है। तो ये रही कला की पद्धतियाँ जिन पे आजकल काम किया जा रहा है। और इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।